में रखते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि इफ यू चेंज द कंट्री रेटिंग हाउ इट विल अफेक्ट द इंश्योरेंस कवर। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक इंडियन बैंक पीसीएफसी प्रोसेस कर रहा है, राइट। पीसीएफसी आप जानते हैं, राइट, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी। तो एक इंडियन बैंक पीसीएफसी प्रोसेस कर रहा है। एक्सपोर्टर का बायर एक फॉरेन कंट्री में है, राइट। एक्सपोर्टर का जो बायर है वो कहाँ पे है दोस्तों? फॉरेन कंट्री में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल फैब्रिक लिमिटेड करके नाम दिया है फर्म का। तो एक्स एक्स ग्लोबल फैब्रिक लिमिटेड जो है एक इंडियन एक्सपोर्ट हाउस है। इसे दो ऑर्डर मिलता है जनवरी 26 में। और जैसे ही इसे ऑर्डर मिला तो ये अपने बैंक के पास गया। सबसे पहले तो ये इंडियन एक्सपोर्ट हाउस है, इसे दो ऑर्डर मिला जनवरी 26 में। और इनका जो एक्सपोर्टर बैंक है, इंडियन बैंक पीसीएफसी प्रोसेस कर रहा है। एक्सपोर्टर का जो बायर है वो फॉरेन कंट्री में है। पहले कंट्री की रेटिंग C1 थी, राइट। यहाँ देखिए लिखा है कि शिपमेंट वर्थ $450,000। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन इंडियन बैंक इज प्रोसेसिंग अ प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी फॉर एन एक्सपोर्टर डीलिंग विद बायर इन अ कंट्री रेटेड C1। मतलब बायर जिस कंट्री में है ना, वहां का रेटिंग इन्होंने दिया हुआ है C1 रेटिंग। फिर क्वार्टरली रिव्यू के बाद ईसीजीसी बोलता है कि अब जो रेटिंग है वो C1 से घटकर B2 हो गई है, बढ़ गई है, सॉरी, C1 से बढ़कर B2 हो गई है। तो सवाल ये है कि इंश्योरेंस कवर अवेलेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिए हुए हैं। इनको दो ऑर्डर मिला है, एक मिला है $5 लाख का और एक मिला है $4.5 लाख का। तो एक कंट्री एक्स वाला जो बायर है वो उसका रेटिंग A2 है। कंट्री वाई वाला जो बायर है इसका रेटिंग C1 से C2 हुआ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। तो अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं। तो पहले कंट्री का रेटिंग था, इंपोर्ट बायर कंट्री का रेटिंग था C1। अब C1 से चेंज होकर हो गया B2। यानी इस प्रकार से चेंज हुआ है C1 टू B2। तो सवाल ये कर रहा है कि इंश्योरेंस कवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो, कंट्री मूव फ्रॉम ओपन कवर टू रिस्ट्रिक्टेड कवर रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अप्रूवल फॉर इस शिपमेंट। बी कह रहा है कंट्री मूव फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड कवर टू ओपन कवर लीडिंग टू इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी कह रहा है कि द रिस्क कैटेगरी रिमेन मॉडरेटली हाई एंड देर इज नो चेंज इन द कवर स्टेटस। यानी जो रिस्क कैटेगरी है वो आपका मॉडरेटली हाई रहेगा और रिस्क स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि द प्रीमियम रेट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एज द कंट्री हैज मूव इनटू हायर रिस्क ब्रैकेट। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो एक रूल एकदम याद रखिए। देखिए, ईसीजीसी का एक लैडर सिस्टम होता है, राइट। तो दोस्तों, ईसीजीसी का लैडर सिस्टम कैसा होता है, लेट मी शो यू। कुछ इस प्रकार का होता है कि देखिए, ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो ए जो है सबसे सेफ होता है, ए जो है सबसे सेफ है। और डी जो है सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बताइए दोस्तों, अब यहाँ पे आपके सामने जो C1 और B2 है, इसमें ज्यादा रिस्की कौन है? C1 ज्यादा रिस्की है या B2 ज्यादा रिस्की है? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। इस केस में ज्यादा रिस्की है हमारा C1। C1 इज मोर रिस्की, राइट। अब जरा रिस्क कैटेगरी को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, C1 जो होता है ना हमारा, आपको पता होगा दोस्तों, C1 जो है ये इसको कहा जाता है मॉडरेटली मॉडरेटली हाई रिस्क। क्या कहा जाता है? मॉडरेटली हाई रिस्क। ये हम लोग बोलते हैं C1 को। और जो B2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिस्क। B2 को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडरेट रिस्क। सो C1 मॉडरेटली हाई
तो रिस्क यदि कम हुआ है तो मतलब इंश्योरर के लिए सेफ हुआ ना, हाँ या ना बताइए दोस्तों। यदि मान लीजिए कि रिस्क हमारा कम हुआ है तो इंश्योरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो इंश्योरर प्रोवाइड कर रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, सेफ हुआ है। यस या नो में जवाब दीजिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, रिस्क कम हुआ है तो इंश्योरर के लिए सेफ हुआ है। अब यहाँ पे एक वर्ड आप और देखे होंगे, ओपन कवर और रिस्ट्रिक्टेड कवर। इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ईसीजीसी का गेम यहाँ पे आता है। क्या होता है कि देखिए आपको एक रूल याद रखना है। रूल क्या कहता है कि देखो A1 से लेके B2 जो होता है ना, ये होता है हमारा ओपन कवर। A1 से B2 हमारा ओपन कवर होता है, और C1 एंड बिलो जो होता है, C1 और उसके नीचे जो होता है, ये होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड कवर। ये क्या होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड कवर। ठीक है, अब सोचिए कंट्री, ये जो कंट्री था ये पहले क्या था, ये पहले C1 था। अब यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि कंट्री का जो रेटिंग था वो पहले C1 था, राइट। तो C1 से, तो C1 किस कैटेगरी में आएगा, C1 आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड में, है ना, C1 आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड में। अब हो गया क्या, अब हो गया B2, तो B2 हो गया ओपन, राइट। तो आप ये बताइए कि ओपन कवर का मतलब क्या होता है जी। मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन कवर। ऑप्शन नंबर ए कि हर शिपमेंट के लिए अप्रूवल, यानी अप्रूवल फॉर ऑल शिपमेंट। ओपन कवर का मतलब क्या होता है कि क्या सभी शिपमेंट के लिए अप्रूवल होगा। और ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा फ्रीडम, मोर फ्रीडम, मोर फ्रीडम लेस परमिशन। बताइए दोस्तों क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन कवर। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है ओपन कवर का मतलब ये है कि सभी शिपमेंट के लिए अप्रूवल मिलेगा, या ये मतलब है कि फ्रीडम ज्यादा होगा, परमिशन कम होगा। ए या बी चैट में लिखिए दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट, ज्यादा फ्रीडम लेस परमिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। परमिशन ज्यादा रहेगा, फ्रीडम ज्यादा रहेगा, परमिशन कम रहेगा, राइट। तो आप जरा ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन वाइज एलिमिनेशन देखते हैं, एमसीक्यूज को अटैक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को जरा देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है कि द कंट्री मूव फ्रॉम ओपन कवर टू रिस्ट्रिक्टेड कवर रिक्वायरिंग स्पेसिफिक अप्रूवल फॉर इस शिपमेंट। तो ये कह रहा है कि देखो कंट्री जो है ओपन से रिस्ट्रिक्टेड में चली गई, इट मूव फ्रॉम ओपन टू रिस्ट्रिक्टेड। क्या लगता है आपको, ये सही लग रहा है। नहीं दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रेटिंग अपग्रेड हुई है यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि रेटिंग बढ़ा है, रेटिंग अपग्रेड हुआ है। पहले वो C1 में था, अब B2 हो गया, तो रेटिंग अपग्रेडेशन बोलते हैं ना इसको। तो ये उल्टा लिख दिया है, कंट्री ओपन से रिस्ट्रिक्टेड, ये गलत है। बी कह रहा है कि कंट्री रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन गई है, हाँ रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन हुई है, जिससे हमारा इंश्योरेंस आसानी से मिल जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, बी नंबर सही ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि द कंट्री मूव्स फ्रॉम, सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि द कंट्री, सी कर रहा है कि रिस्क सेम होगा, रिस्क कैटेगरी रिमेन मॉडरेटली हाई एंड देयर इज नो चेंज इन द कवर स्टेटस। देखिए सी की बात कर लें तो ये कह रहा है कि रिस्क सेम है, मॉडरेटली हाई है। ये गलत है दोस्तों, B2 और C1 सेम रिस्क में नहीं आता। और डी कह रहा है कि द प्रीमियम रेट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एज द कंट्री हैज मूव टू अ हाई रिस्क ब्रैकेट। अब बताइए अपग्रेड होगा तो प्रीमियम तो नहीं ना बढ़ेगा जी, प्रीमियम तो कम होगा ना, क्योंकि इंश्योरर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपग्रेडेशन से। ठीक है, तो प्रीमियम कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो सही जवाब क्या है इसका, सही जवाब है बी, राइट। तो कंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड से ओपन में गई है, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाएगी, बैंक के लिए पीसीएफसी प्रोसेसिंग भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखिए C1 से B2 जो होता है ये एक तरफ का अपग्रेडेशन होता है, पहली बात। और अपग्रेड वो भी ओपन कवर में अपग्रेड हो गई है। और ओपन कवर मतलब कि लेस अप्रूवल। ओपन कवर का मतलब ही होता है कि आपका अप्रूवल कम होगा, आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, लेस अप्रूवल मोर कंफर्ट। ठीक है, एग्जाम में ईसीजीसी के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो ईसीजीसी का 80% कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा ओपन और रिस्ट्रिक्टेड कवर वाला कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके सामने मैंने केस स्टडी फॉर्मेट में सेम चीज को प्रस्तुत किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि ईसीजीसी का एक पॉलिसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। इसी पे बेस्ड ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों।
सीआईबी के बीएफएम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कर रहा है कि मिस्टर अमित है जयपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट नेक्स्ट 12 मंथ का एस्टिमेट देते हैं। तो मिस्टर अमित जो है ये इनका एक स्मॉल हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप है जयपुर में, और अगले 12 महीने का एस्टिमेट बोलते हैं कि देखो 42 लाख है हमारा एस्टिमेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर कह रहा है कि अमित जो है कंसाइनमेंट भेजते हैं 5 लाख का। एक बायर है कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, एक बायर है यूरोप में, शिपमेंट यूरोप गया और 45 दिन बाद इवेंट यही हुआ कि 45 डे शिपमेंट के बाद 45 दिन के बाद जो बायर है ना वो बैंकरप्ट हो गया। बायर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया कोई लोकल कोर्ट के द्वारा, मतलब बायर बैंकरप्ट हो गया। दूसरा ये भी हुआ कि एक सिविल वार भी ब्रेकआउट हो गया ट्रांजिट कंट्री में, जिससे यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि ट्रांजिट कंट्री में सिविल वार हो गया, शिप को रूट चेंज करना पड़ा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया। अब रूट चेंज करेगा तो फ्रेट चार्ज बढ़ेगा ही ना। ठीक है, अब एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन आता है कि देखो तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन यही कर रहा है कि एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है जिसका टर्नओवर दिया हुआ है 48 लाख। ठीक है, उसने एसईपी ली हुई है, एसईपी यानी कि स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ली हुई है। 6 मंथ बाद, 6 महीने के बाद, ठीक है, 4 सिचुएशन फेस करता है। ठीक है, तो सवाल आपके सामने ये चारों ऑप्शन, 4 अलग अलग सिचुएशन है। सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा कवर नहीं होगा कॉमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क क्लाउजेज ऑफ द एसईपी के अंदर, कौन सा क्लेम ईसीजीसी कवर नहीं करेगा, यही सवाल है। टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन वाइज तोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बायर 3 महीने तक पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट के बाद। ऑप्शन बी कह रहा है कि बायर बोलता है कि देखो क्वालिटी इशू है, गुड एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो हमारा बायर कंट्री का सेंट्रल बैंक है ना वो बोलता है कि फॉरेक्स रेमिटेंस हम बंद कर रहे हैं। और ऑप्शन ऑप्शन डी बोल रहा है कि पोर्ट बंद हो गया है क्योंकि सिविल अनरेस्ट आ गया है। गुड्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी ई डी। मतलब किस केस में आपको बताना है कि जो हमारा ईसीजीसी है वो कवर नहीं करेगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले यहां से हम लोग कुछ एसईपी के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो पहला जो सिनेरियो दिया हुआ है, ये बताइए मुझे कि ये जो 42 लाख का इनका टोटल एक्सपोर्ट है ये 50 लाख से कम है जी, बिल्कुल कम है। ठीक है, अच्छा तो 50 लाख से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसईपी के लिए क्वालिफाई करेगा। दिस ही विल क्वालिफाई, अमित विल क्वालिफाई फॉर एसईपी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एसईपी तब अप्लाई होता है जब टर्नओवर जो है वो 50 लाख से कम हो। अच्छा ये बताइए पॉलिसी की वैलिडिटी कितनी होती है, पॉलिसी वैलिडिटी जरा बता सकते हैं, एसईपी पॉलिसी की वैलिडिटी कितनी होती है। ऑप्शन ए में दे रहा हूं 12 मंथ, ऑप्शन बी में कर रहा हूं 24 मंथ। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एसईपी पॉलिसी की वैलिडिटी कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी होती है 24 मंथ। एसईपी पॉलिसी की वैलिडिटी होती है 24 मंथ। तो आप देखिए इवेंट यही हुआ कि शिपमेंट हमारा गया यूरोप, 45 दिन बाद बायर बैंकरप्ट हो गया। तो किस तरह का रिस्क है जी, कमर्शियल रिस्क है कि पॉलिटिकल रिस्क है। बायर का बैंकरप्ट हो जाना, सी है कि पी है, सी फॉर कमर्शियल, पी फॉर पॉलिटिकल, जस्ट टाइप सी और पी। तो दोस्तों ये हमारा एक कॉमर्शियल रिस्क है क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है ना, इंसॉल्वेंसी हमारा एक कॉमर्शियल रिस्क होता है। बी को देखिए, बी में बताइए कि सिविल वार आ गया, शिप को रूट चेंज करना पड़ा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया, क्या यहाँ पे एक्सपोर्टर का कोई गलती है, नहीं ना, ये तो पॉलिटिकल रिस्क हो गया। ठीक है, तो अब यही है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, टर्नओवर है 48 लाख का। ठीक है, और ऐसा एसईपी इसने लिया हुआ है। 6 महीने बाद क्या हुआ कि 4 सिचुएशन आ गई, किस सिचुएशन में ईसीजीसी कवर नहीं करेगा। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, बायर 3 महीने तक पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट के बाद, लिखा है ना, बायर फेल्स टू पे द इनवॉइस अमाउंट 3 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट। अब बताइए ईसीजीसी का रूल क्या बोलता है, व्हाट डज ईसीजीसी रूल से। तो दोस्तों ईसीजीसी का रूल यही कहता है कि देखो 2 मंथ से ज्यादा लेट हुआ, यदि मान लो कि तुम्हारा लेट जो है 2 महीना से ज्यादा हुआ, तब तो रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो रिस्क आ जाता है। यहाँ पे 3 महीना तक डिले हो गया है, ईसीजीसी का रूल यही बोलता है कि देखो 2 महीना से ज्यादा लेट होगा तो रिस्क आएगा। ठीक है, तो क्या ये कवर्ड है, हाँ जी कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर फेल टू पे द इनवॉइस अमाउंट 3 मंथ आफ्टर द ड्यू डेट, 2 महीना कोई से ज्यादा रिस्क लेता है, दिस विल बी कवर्ड। पहला ऑप्शन नंबर ये तो कवर्ड रहेगा और वो भी कमर्शियल रिस्क का पार्ट होगा, दिस विल बी कवर्ड अंडर एसईपी। बी की बात कर ले तो बायर बोलता है कि अरे इसमें तो क्वालिटी इशू है, गुड एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। ट्विस्ट क्या है दोस्तों, ट्विस्ट है
कि एक्सपोर्टर के अपने क्यूसी टीम ने यानी क्वालिटी कंट्रोल टीम ने डिफेक्ट माना है। बताइए गाइस, ये एक्सपोर्टर की गलती है, हाँ या ना? प्लीज जवाब दीजिए। ये जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है, राइट, एक्सपोर्टर का डिस्प्यूट ओवर द माइनर क्वालिटी डिफेक्ट, ओके, एक्सपोर्टर ऑन क्वालिटी कंट्रोल टीम, एक्सपोर्टर के क्वालिटी कंट्रोल टीम ने खुद जो है डिफेक्ट माना है, तो ये एक्सपोर्टर की गलती है, बिल्कुल एक्सपोर्टर की गलती है। और इसी का गोल्डन रूल याद रखिएगा कि देखिए, एक्सपोर्टर की गलती पर क्लेम नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए एक्सपोर्टर का फॉल्ट है तो वहां पे आपको नो क्लेम मिलेगा ही नहीं, इसी का क्लेम नहीं ले सकते। क्वालिटी इशू कहीं भी आएगा तो वहां पे कवर नहीं मिलता है, ये गोल्डन रूल है। तो हाँ, बी में हमें हमें क्लेम नहीं मिलेगा, यही सही जवाब है। सी को जरा देखिए, सी क्या कर रहा है कि देखो, बायर कंट्री का सेंट्रल बैंक बोलता है कि फॉरेक्स रेमिटेंस बंद, एक्सपोर्टर के कंट्रोल में है ये? नहीं जी, एक्सपोर्टर के कंट्रोल में नहीं है, ये तो हमारा पॉलिटिकल रिस्क है, तो यहाँ पे तो कवर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जो एक्सपोर्टर के कंट्रोल में नहीं है उसी पे ईसीजीसी कवर देगा, ये बेसिक सा रूल है, याद रख लीजिए, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस यही देखना है, देखिए जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि कौन सा रिस्क ईसीजीसी कवर करेगा, कौन सा नहीं कवर करेगा, आप ये देखिए कि कौन सा रिस्क है जो कि एक्सपोर्टर के कंट्रोल में है। यदि जैसे आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो सेंट्रल बैंक है बायर कंट्री के, वो बोल रहे हैं कि अब हम फॉरेन रेमिटेंस को बंद कर रहे हैं। अब ये बताइए, क्या ये एक्सपोर्टर के कंट्रोल में है? नहीं जी, ये कैसे एक्सपोर्टर के कंट्रोल में होगा? तो चूंकि एक्सपोर्टर के कंट्रोल में नहीं है, तो कैसा रिस्क है यहाँ पे? पॉलिटिकल रिस्क है। यहाँ पे जो रिस्क है वो पॉलिटिकल रिस्क है, और यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क है तो कवर इनको मिलेगा, दे विल गेट द कवर। तो ऑप्शन नंबर सी में इनको कवर मिलेगा ईसीजीसी का। और ऑप्शन नंबर डी की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स को डाइवर्ट कर दिया गया। क्यों डाइवर्ट कर दिया गया? क्योंकि जो डेस्टिनेशन पोर्ट था ना, वो बंद हो गया था सिविल अनरेस्ट के कारण। अब ये बताइए, पोर्ट बंद हो गया सिविल अनरेस्ट के कारण, गुड को डाइवर्ट करना पड़ा, क्या ये पॉलिटिकल इवेंट है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, यदि आपको लगता है कि हाँ ये पॉलिटिकल रिस्क है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं लगता है तो नो लिख दीजिए। दोस्तों, ये भी हमारा एक पॉलिटिकल रिस्क है, और चूंकि ये पॉलिटिकल रिस्क है तो ये कवर्ड होगा, राइट। तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन? द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वालिटी डिस्प्यूट एक्सपोर्टर की गलती से, इसीलिए ईसीजीसी क्लेम रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा एससीपी के बारे में? पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि देखो, एससीपी यदि है तो पहले टर्नओवर देख लो, टर्नओवर जो है तुम्हारा 50 लाख से कम होना चाहिए। दूसरी बात, पॉलिसी की वैलिडिटी देख लो, 24 मंथ से कम होनी चाहिए, 24 मंथ मैक्सिमम। कॉमर्शियल रिस्क होगा जिसमें बायर का डिफॉल्ट कवर होगा या बायर की इंसॉल्वेंसी कवर होगी। पॉलिटिकल रिस्क होगा जिसमें वार आ जाएगा, फिर रेमिटेंस में बैन आ जाएगा, या आपका डाइवर्जन आ जाएगा। और दोस्तों, एक्सपोर्टर का यदि कहीं फॉल्ट हो, एक्सपोर्टर का यदि कहीं फॉल्ट हो तो वहां पे क्लेम नहीं मिलेगा, इसी क्लेम भूल जाइए। समझ में आया? बाकी कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क तो कवर करता ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सीआईबी जून 2026 के लिए। आप भी यदि इसको बेहतरीन तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इनरोल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पे क्या कर रहा है, ईटीपी पे सवाल है। ईटीपी क्या होता है? ईटीपी होता है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, राइट। ये जो क्वेश्चन है वो ईटीपी पे बेस्ड है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी पे बेस्ड है, राइट। तो देखिए, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर का सीन को समझते हैं, जिसका नाम दिया हुआ है वस्त्र ग्लोबल। ये गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस है, इसका एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट है 250 करोड़ का, और प्रीमियम जो कैलकुलेट हुआ है वो 14 लाख का प्रीमियम आया है। अब पहले जो है ना वो स्टैंडर्ड पॉलिसी यूज करता था, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या करना पड़ता था, इनको सब का सब शिपमेंट डिक्लेयर करना पड़ता था, ज्यादा पेपर वर्क था, क्रेडिट लिमिट का वेट करना पड़ता था, है ना। अब क्या हुआ है कि ईयर एंड में इनको बोनस मिला है, क्योंकि साल के खत्म में जो है वस्त्र ग्लोबल है, इसने सोचा था कि 250 करोड़, लेकिन एक्चुअली जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 280 करोड़ का हुआ है। 30 करोड़ का इनको
बोनस मिला है, ठीक है। और अब सवाल ये कर रहा है कि देखो यहाँ पे सवाल ये है कि एक इंजीनियरिंग फर्म है, एक लार्ज इंजीनियरिंग फर्म है, इसने ईसीजीसी के एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी को ऑप्ट किया, ठीक है। इसने एक इंजीनियरिंग फर्म है, इनका प्रोजेक्टेड टर्नओवर दिया हुआ है 100 करोड़ का, और इसने ईटीपी ली। ईटीपी का मतलब होता है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। तो एक इंजीनियरिंग फर्म है, इनका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 100 करोड़ का, इसने ईटीपी ली। एंड में एक्चुअल एक्सपोर्ट जो इनको हुआ वो 120 करोड़ का हुआ। सवाल ये है कि प्रीमियम पे और पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रीमियम एडजस्टमेंट एंड द पॉलिसी बेनिफिट फॉर दिस फर्म। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ है ना, उस पे स्टैंडर्ड रेट लगना और डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। लिखा है द फर्म मस्ट पे द एडिशनल प्रीमियम फॉर द 20 करोड़ एंड विल लूज द स्मॉल एक्सपोर्टर डिस्काउंट। बी कर रहा है कि देखो एक्स्ट्रा टर्नओवर मिलेगा, ठीक है। द फर्म इज एलिजिबल फॉर एन इंसेंटिव ऑन द प्रीमियम फॉर टर्नओवर अचीव बियॉन्ड द 100 करोड़, ठीक है। सी कर रहा है कि प्रोजेक्शन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो पॉलिसी को वॉइड मान लिया जाएगा, द पॉलिसी विल कम वॉइड। और डी कर रहा है कि देखो 24 महीना का वेट करना पड़ेगा, द फर्म मस्ट वेट फॉर 24 मंथ। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वस्त्र ग्लोबल है, ठीक है, पैकेज बढ़ा है, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट था इनका कितना 250 करोड़ का, प्रीमियम कैलकुलेट हुआ 14 लाख, पैकेज बड़ा है, तो पॉलिसी कौन सा बेटर होता है बताइए। तो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपने ईसीजीसी का बहुत सारा पॉलिसी पढ़ा होगा, राइट, लेकिन मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है, यदि हमारा पैकेज बड़ा है, पैकेज लार्ज है, सो विच पॉलिसी विल बी बेटर। ऑप्शन ए शिपमेंट वाइज पॉलिसी एंड ऑप्शन नंबर बी टर्न ओवर बेस्ड पॉलिसी। प्लीज बताइए ए और बी। दोस्तों सही जवाब है इसका टर्न ओवर पॉलिसी। यदि आपका पैकेज बड़ा है ना तो टर्न ओवर पॉलिसी सबसे बेस्ट होता है, राइट। टर्न ओवर पॉलिसी इज द बेस्ट इफ योर पैकेज इज लार्जर। दूसरी बात दोस्तों, शिपमेंट में दिक्कत क्या होता है ना कि शिपमेंट में पेपर वर्क ज्यादा है, हर शिपमेंट डिक्लेयर करो, क्रेडिट लिमिट का वेट करो, ये सब दिक्कत है शिपमेंट वाले में, ठीक है। और जो हमारा ईसीजीसी ये जो हमारा टर्नओवर वाला है, इसमें क्या होता है कि आपको एडवांस प्रीमियम मिलता है, एडवांस प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। वन टाइम आप टर्नओवर एस्टिमेट करेंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, यहाँ पे बोनस इंसेंटिव पॉसिबल है। तो ईटीपी एक तरह से फास्ट और कन्वीनियंट है। अब ट्विस्ट ये आता है कि ये जो वस्त्र ग्लोबल है, ये सोचा था क्या कि 250 करोड़ का होगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपोर्ट हो गया 280 करोड़ का। तो एक्स्ट्रा 30 करोड़ एक्सपोर्ट करना ईसीजीसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। इसीलिए तो ईटीपी में क्या होता है, ईटीपी में आपको मिलता है, एक्सपोर्टर को मिलता है इंसेंटिव या रिबेट। तो जो इनका एक्स्ट्रा टर्नओवर है उस पर इनको इंसेंटिव या रिबेट मिलता है, ठीक है। अब वही उसी बेसिस पे सवाल है कि देखो इंजीनियरिंग फर्म है, इसने इनका प्रोजेक्टेड टर्नओवर था 100 करोड़ का, ईटीपी इन्होंने ले ली, एंड में जो एक्चुअल एक्सपोर्ट हुआ वो 120 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। तो प्रीमियम पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये कह रहा है कि देखो एक्स्ट्रा 20 करोड़ पे स्टैंडर्ड रेट लगना और डिस्काउंट खत्म। दोस्तों ये बताइए ईटीपी ग्रोथ को कभी पनिश करेगी क्या? नहीं ना जी। तो ईसीजीसी जो है ग्रोथ को इनकरेज करता है। तो ये तो ऐसा है नहीं कि फर्म जो है एडिशनल प्रीमियम दे 20 करोड़ का, नहीं नहीं नहीं। ईसीजीसी हमेशा ग्रोथ को, क्योंकि इसने अच्छा काम किया तभी जाके इसको रिबेट मिला है, इसके लिए तो अच्छी बात है ना जी। और ईसीजीसी हमेशा ऐसी चीज को प्रमोट करती है, तो प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। बी कह रहा है कि इनको एक्स्ट्रा टर्नओवर मिला है तो ईसीजीसी खुश हो जाएगी, राइट। रूल यही बोलता है कि देखो एक्स्ट्रा जो आपका टर्नओवर है ना, जो एक्स्ट्रा टर्नओवर है इस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा, तो ग्रोथ का रिवार्ड मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। वही तो कह रहा है कि फर्म इज एलिजिबल फॉर एन इंसेंटिव डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम फॉर द टर्नओवर अचीव बियॉन्ड द प्रोजेक्टेड 100 करोड़, ठीक है, इसको रिवार्ड मिलेगा। सी कह रहा है कि प्रोजेक्टेड से ज्यादा एक्सपोर्ट है तो पॉलिसी वॉइड होगा। ये बताइए गाइस, ईसीजीसी ग्रोथ चाहता है या पनिशमेंट चाहता है? ग्रोथ चाहता है ना जी, तो काहे का वॉइड करेगा? पॉलिसी वाइड नहीं होगा। डी कह रहा है कि फर्म को 24 महीना वेट करना होगा। नहीं दोस्तों,
ये कौन सी पॉलिसी की वैलिडिटी होती है? 24 महीना जो होता है ना, ये ईटीपी का वैलिडिटी नहीं होता, ये स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी की वैलिडिटी होती है, तो डी भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इनका टर्नओवर 20 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो इनको इंसेंटिव मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। यही तो ईटीपी का सबसे बिगेस्ट फायदा है। तो दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा ईटीपी के बारे में, एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहले मैंने ये बताया कि ईटीपी में एडवांस प्रीमियम एडवांस पे किया जाता है। वैलिडिटी इसकी होती है 1 साल की। क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी हायर होती है, ज्यादा क्रेडिट मिलता है। शिपमेंट डिक्लेरेशन कम करना पड़ता है, डिक्लेरेशन यहाँ पे कम होता है। एक्स्ट्रा यदि आपका टर्नओवर है तो वहां पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, और आपको रिबेट भी मिलता है, और ग्रोथ के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती। समझ में आया दोस्तों? अब आपको ईटीपी क्लियर हो गया ना? ये बहुत ही सीआईबी बीएफएम का बहुत ही मेजर चंक क्लियर हो रहा है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। देखिए दोस्तों, सवाल है कि योगा फ्लेक्स इंडिया, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, आइए समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ईसीजीसी के कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू द ईसीजीसी कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड और ट्रिकी एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। देखिए, सपोज कि एक इंडियन एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक भेज रहा है। यहां देखिए, की पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। एक एक्सपोर्टर है जो कि कंसाइनमेंट भेज रहा है इलेक्ट्रॉनिक का किसी इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट को। ठीक है, तो एन इंडियन एक्सपोर्टर इलेक्ट्रॉनिक भेज रहा है इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट के पास। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने लिखा है, इंडिपेंडेंट एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मतलब कि एक्सपोर्टर का अपना ऑफिस या सब्सिडी नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो शिपमेंट है ना जी, ये शिपमेंट कंसाइनमेंट बेसिस पे दे रहा है, अंडर द कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड रिप्रेजेंट अ वैलिड कमर्शियल रिस्क क्लेम स्पेसिफिकली यूनिक टू द पीरियड आफ्टर द गुड्स हैव बीन शिप्ड बट बिफोर द अल्टीमेट सेल इज फाइनलाइज। ठीक है, मतलब ये कर रहा है कि कौन सा सिनेरियो कमर्शियल रिस्क है जो गुड शिप होने के बाद लेकिन फाइनल सेल के पहले होता है। आपके सामने 4 सिनेरियो दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सिनेरियो। पहली बात तो कमर्शियल रिस्क होना चाहिए। कमर्शियल रिस्क है प्लस गुड को शिप होने के बाद और फाइनल सेल से पहले होता है, आपको वो चूज करना है। तो ऑप्शन ए कर रहा है एजेंट बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर गुड अराइव। ऑप्शन बी कर रहा है कि अल्टीमेट बायर हु परचेज द गुड फ्रॉम द एजेंट ऑन क्रेडिट बट फेल टू पे द एजेंट। ऑप्शन सी है द एक्सपोर्टर ऑन सब्सिडी इन द फॉरेन कंट्री फेल टू रेमिट द फंड ड्यू टू क्लेरिकल एरर। एंड फाइनली देयर वाज फायर डैमेज इन द वेयर हाउस। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं इसको, इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहां तक हो क्या रहा है कि एक इंडियन एक्सपोर्टर है, इलेक्ट्रॉनिक भेज रहा है इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट को। इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडिपेंडेंट वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब कि यही हुआ कि एक्सपोर्टर का अपना कोई ऑफिस नहीं है, ना ही कोई सब्सिडरी है। समझे? ये शिपमेंट कंसाइनमेंट बेसिस पर गया है, ये भी लिखा है कि कंसाइनमेंट बेसिस पर गया है। ठीक है, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है दोस्तों, आप जब भी ये कंसाइनमेंट वर्ड देखें, प्लीज समझ लें कि जो गुड्स है वो उसकी अभी बिक्री नहीं हुई है, दे हैव नॉट बीन सोल्ड येट। सिर्फ फॉरेन कंट्री में स्टॉक रखे गए हैं। ओनली थिंग इज दैट स्टॉक केप्ट इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, स्टॉक केप्ट इन फॉरेन कंट्री मतलब गुड्स को अभी बेचा नहीं है, इस फॉरेन कंट्री में स्टॉक रखा है। पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट तब मिलेगा जब अल्टीमेट बायर मिले और बायर पेमेंट करे। देखिए, कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब यही होता है कि गुड्स अभी बिक्री नहीं हुए हैं, बिके नहीं है, सिर्फ फॉरेन कंट्री में स्टॉक रखा गया है। पेमेंट तभी मिलेगा जब अल्टीमेट बायर मिले। अरे कोई मिलेगा खरीदने वाला तभी तो पेमेंट करेगा। पेमेंट तब मिलेगा जब बायर मिलेगा, और बायर पेमेंट करेगा तब मिलेगा। तो रिस्क कब तक रहता है एक्सपोर्टर का, बताइए ना? रिस्क कब तक रहेगा एक्सपोर्टर का? शिपमेंट के बाद भी रहेगा या सिर्फ शिपमेंट तक रहेगा? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए कि टिल शिपमेंट, और ऑप्शन बी में कर रहा हूं कि अल्टीमेट सेल तक।
अल्टीमेट सेल और पेमेंट तक, टिल अल्टीमेट सेल एंड पेमेंट। बताइए तो कब तक का रिस्क रहेगा हमारा एक्सपोर्टर का, ए और बी? दोस्तों सही जवाब है बी। यही तो होता है कंसाइनमेंट पॉलिसी में, ये एक्सपोर्टर का ही रिस्क होता है जब तक सामान बिके नहीं, जब तक सामान बिकेगा नहीं, कंप्लीट और कंप्लीट रिस्क रहेगा हमारा एक्सपोर्टर का। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा सिनेरियो कमर्शियल रिस्क है जो गुड शिप होने के बाद लेकिन फाइनल सेल के पहले होता है। अब कमर्शियल रिस्क का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते, ये बताइए। कमर्शियल रिस्क का मतलब यही होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि देखो, पैसा बायर साइड से नहीं आया, कि जो पैसा है वो बायर ने नहीं दिया, राइट। तो ऑप्शन ए को देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है कि जो एजेंट है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। अब लॉजिकली सोचिए आप, गुड्स अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी नहीं है और एजेंट ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया, अभी नहीं ना पहुंचा है जी, क्योंकि हम जो किसकी बीच की बात कर रहे हैं, गुड्स हैव बीन शिप्ड बट बिफोर द अल्टीमेट सेल इज फाइनलाइज। मतलब शिप तो हो गया है लेकिन सेल अभी हुआ नहीं है। बेचने से पहले ही यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ये रिस्क कंसाइनमेंट फेज का कोर रिस्क नहीं है दोस्तों, ये तो प्री सेल या ट्रांजिट रिलेटेड इशू बन जाता है। देखिए कंसाइनमेंट तब होता है ना जब गुड्स उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम खरीदेंगे, अब जाके वो पे नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपना जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब जाके वो हमारा होता कॉमर्शियल रिस्क। लेकिन अभी तो हमने गुड्स सेल भी नहीं किया है, उससे पहले ही बायर इंसॉल्वेंट हो गया, दिस इज नॉट द केस ऑफ कमर्शियल रिस्क। चलिए बी की बात कर ले, लिखा है कि अल्टीमेट बायर परचेज ऑन क्रेडिट बट फेल टू पे द एजेंट। यहीं पे ईसीजीसी का असली काम शुरू होता है। देखिए जो हमारा इंडिपेंडेंट एजेंट था, जो हमारा इंडिपेंडेंट एजेंट था, इसने क्या किया, गुड्स को सेल किया, क्रेडिट पर बेचा, उधार पे गुड्स बेचा, ठीक है, लेकिन बायर डिफॉल्ट कर गया। अब कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी अल्टीमेट बायर का डिफॉल्ट ही कवर करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर का पैसा तो वहीं अटका हुआ है ना जी। तो इसमें एक्सपोर्टर का कंट्रोल होता है क्या? नहीं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा ये सवाल पूछना है अपने आप से, क्या एक्सपोर्टर का कंट्रोल है? जवाब आएगा नहीं है जी। तो कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये जो कमर्शियल रिस्क है ये कवर्ड है। यदि यहाँ कंट्रोल होता तब इसी क्लेम नहीं देने वाला था, तो ये कमर्शियल रिस्क कवर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि एक्सपोर्टर की अपनी सब्सिडरी फंड रिमिट नहीं करती। देखिए पहले तो एक वर्ड देख के ही अलार्म बजना चाहिए कि ऑन सब्सिडरी, ठीक है भाई लोग। क्वेश्चन में बोला था ना इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट, साफ साफ लिखा था ना इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट। तो अगर सब्सिडी है तो पॉलिसी ही गलत हो जाएगी, पॉलिसी ही गलत है। जब आपने लिखा है इंडिपेंडेंट ओवरसीज एजेंट है तो फिर सब्सिडी कहां से आ गया? सी तो होगा नहीं, समझे। और दूसरी बात कि सब्सिडी को इन्होंने स्टॉक, सब्सिडी के लिए ना दूसरा पॉलिसी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी, समझे। जब भी सब्सिडी आएगी ना तो उसके लिए हमारा स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी आता है। और डी कह रहा है कि फायर डैमेज इन वेयर हाउस। अब बताइए ईसीजीसी किस तरह का इंश्योरेंस देता है जी? ये क्रेडिट रिस्क भी देगा और ये पॉलिटिकल रिस्क भी देता है। लेकिन फायर, थेफ्ट, फ्लड, ये कैसा इंश्योरेंस हुआ? इसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। राइट, तो ये जनरल इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों, तो एग्जामिनर जो डायरेक्ट इसी इसी कमर्शियल रिस्क पूछ रहा है आपसे, तो कमर्शियल रिस्क पूछ रहा है ना, जनरल इंश्योरेंस तो पूछ नहीं रहा है, तो कमर्शियल रिस्क है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब है। तो हम लोग को याद रखना है, इसमें हमने जो सीखा, पहली बात तो ये देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंट होना मस्ट है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी, समझे। और एक होता है हमारा स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी, जिसमें अपने सब्सिडरी को ही वहां पे रखवाता है कंसाइनमेंट, तो इंडिपेंडेंट एजेंट है। दूसरी बात की गुड्स को हमने शिपमेंट किया है और वहां पे स्टॉक करके रखा है वेयर हाउस में। तीसरी बात है कि जो बायर है वो डिफॉल्ट करता है, अल्टीमेट बायर का डिफॉल्ट है, वो पेमेंट नहीं करता टाइमली, तो कमर्शियल रिस्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। और चौथी बात है कि देखो, फिजिकल डैमेज यदि कुछ होता है दैट इज नॉट टेकन बाय ईसीजीसी। सब्सिडी यदि है तो वो हमारा स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी होगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी, सब्सिडी नहीं होना चाहिए यदि स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी में कोई सब्सिडी नहीं होता हमारा, और यदि ये सब्सिडी है
तो फिर ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी वहां लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक गारंटी प्लस पॉलिटिकल रिस्क से है, और ये वही एरिया है जहां से मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अल्फा बैंक लिमिटेड की बात हो रही है। यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा है कि अल्फा बैंक लिमिटेड है। बेसिकली ये इसमें क्या कर रहा है कि इसने फॉरेन इंपोर्टर को इंडियन मशीनरी खरीदने के लिए बायर क्रेडिट दिया। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले सबसे पहले ना जो स्टेटमेंट है उसको मत पढ़िए, केवल पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी बिना स्टेटमेंट पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो क्यों हम समय बर्बाद करें स्टेटमेंट पढ़ने में। जैसे यहाँ देखिए, अल्फा बैंक लिमिटेड है, राइट। और इसमें इसमें क्या कर रहा है कि इसने फॉरेन इंपोर्टर को इंडियन मशीनरी खरीदने के लिए बायर क्रेडिट दिया। इसने बायर क्रेडिट दिया फॉरेन इंपोर्टर को ताकि इंडियन मशीनरी खरीद सके, ठीक है। और बायर क्रेडिट का मतलब यही होता है, आप जानते हैं। अब सिचुएशन में एक ट्विस्ट आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि अभी कोई फॉरेन पेमेंट बाहर नहीं जाएगा, समझे। इसी को बोला जाता है जनरल मोरिटोरियम, मतलब कोई भी पेमेंट जो अभी बाहर नहीं जाएगा, वहां की सरकार ने बोला, ठीक है। अब देखिए सवाल ये कर रहा है कि ईसीजीसी की लायबिलिटी कितनी होगी और ये कौन सा रिस्क में क्लासिफाई होगा। 75%, 90%, 100% और 90%, और कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, सविन और कमर्शियल। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ईसीजीसी की लायबिलिटी कितनी होगी और कौन से में कवर्ड होगा, कौन सा रिस्क में कवर्ड होगा ये। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा है बायर क्रेडिट, इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर क्रेडिट, थोड़ा मैं समझाता हूँ दोस्तों आपको। बायर क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसा जो है बैंक देगा। पैसा कौन देगा, जो क्रेडिट है वो बैंक देगी, राइट। गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। गुड्स कौन कहाँ से एक्सपोर्ट होगा, इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। बैंक ने अपना रिस्क कवर करने के लिए क्या लिया है, बैंक ने अपना रिस्क कवर करने के लिए ईसीजीसी बैंक गारंटी ली है। देखिए ईसीजीसी दोनों को गारंटी देता है, एक्सपोर्टर को भी देता है और बैंक को भी देता है। अभी तक जो हमने स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी देखा, कंसाइनमेंटशिप पॉलिसी देखा, ईटीपी देखा, सब में एक्सपोर्टर को कवर मिल रहा था, लेकिन अब जो कवर मिलेगा वो बैंक को कवर मिलेगा। तो बायर क्रेडिट में दोस्तों बैंक भी जो है, जो कि बायर ना पेमेंट कर रही है एक्सपोर्टर के बिहाफ पे इंपोर्टर को, कि ठीक है तुम अभी लोन ले लो, बाद में जब तुम्हारा कुछ दिन बाद ड्यू डेट के बाद मुझे पेमेंट कर देना, तो बैंक भी तो कवर लेगी ईसीजीसी का। तो प्रॉब्लम यही है कि सरकार ने बोला कि देखो, विदेशी सरकार ने बोला कि अभी कोई फॉरेन पेमेंट बाहर नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं जनरल मॉनिटोरियम। तो ये बताइए ये डिसीजन बायर का है या सरकार का है, तो गवर्नमेंट का है। तो ईसीजीसी की लायबिलिटी कितनी होगी, और यहाँ पे कीवर्ड है मॉनिटोरियम। बताइए कौन सा रिस्क है जी। तो दोस्तों पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि देखिए, कॉमर्शियल रिस्क जो होता है ना, बायर का प्रॉब्लम है। कॉमर्शियल रिस्क जो है ये बायर का प्रॉब्लम होता है। बायर बैंकरप्ट हो गया, बायर ने पेमेंट नहीं की, बायर डिसऑनेस्ट निकला, ये कॉमर्शियल रिस्क है, ये बायर का इस प्रॉब्लम है, प्लीज याद रखिएगा। और जो पॉलिटिकल रिस्क होता है दोस्तों, ये किसकी प्रॉब्लम होती है, ये सरकार की प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम होती है। जैसे गवर्नमेंट ने पेमेंट रोकी, ट्रांसफर बैन किया, वार हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, मोरिटोरियम हो गया। दोस्तों जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा वहां पे पॉलिटिकल रिस्क होगा, प्लीज याद रखिएगा। अब ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है 75% कवरेज कमर्शियल रिस्क। गलत क्यों है, क्योंकि मॉनिटोरियम कभी भी बायर की गलती नहीं होती, कमर्शियल रिस्क बायर की गलती होती है, मॉनिटोरियम कभी भी बायर की गलती नहीं होती। और 75% ज्यादातर पैकिंग क्रेडिट टाइप गारंटी में होता है, ठीक है। तो मॉनिटोरियम क्या है जी, कमर्शियल रिस्क है, तो मॉनिटोरियम हमेशा पॉलिटिकल रिस्क होता है, कमर्शियल रिस्क नहीं होता है। फिर बी का रहा है कि 90% कवरेज पॉलिटिकल रिस्क। अब बताइए यहीं पे एग्जामिनर का करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। गवर्नमेंट एक्शन है तो पॉलिटिकल रिस्क होगा, और ईसीजीसी बैंक गारंटी 90% कवर देगी। ईसीजीसी कभी भी 100% कवर नहीं कवर करती। सी का रहा है 100% कवरेज सॉवरेन रिस्क। 100% कवरेज ईसीजीसी देता ही नहीं है, बैंक को भी तो थोड़ा सा रिस्क लेने देता है, समझे। तो इसी से इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और डी का रहा है कि 90% कवरेज कमर्शियल रिस्क। कवरेज तो सही है 90% है, लेकिन कमर्शियल रिस्क काहे का, कमर्शियल रिस्क तो बायर का प्रॉब्लम है ना, बायर का तो इशू हो नहीं रहा है, यहाँ तो सरकार बैन लगा रही है, तो कमर्शियल रिस्क नहीं होगा, समझे बात को।
तो फाइनल आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर है। तो दोस्तों एग्जाम में आप ये वर्ड पकड़िएगा, जब भी ये वर्ड लिखा रहे मोराटोरियम, सिंपल सा बात समझ जाइए कि ये पॉलिटिकल रिस्क है। कैसा रिस्क है जी? पॉलिटिकल रिस्क है। दूसरी बात, जब आपको दिखे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है, समझ जाइए पॉलिटिकल रिस्क है। तो और ये सब केस में जो ईसीजीसी का जो गारंटी देती है 90% गारंटी देगी, 100% कवर कभी नहीं देती। 100% कवर जो है नेवर, समझे? बायर डिफॉल्ट इज नॉट मॉरेटोरियम। आई होप यहां तक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि पॉलिसी कवर से ज्यादा प्रोसीड्यूरल कॉम्प्लायंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बड़ा सा एक्सपोर्टर है, देखिए यहाँ लिखा है लार्ज स्केल एक्सपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जस्ट लेट मी इरेज इट। क्या लिखा है जी? लार्ज स्केल एक्सपोर्टर है, एनुअल प्रीमियम है 25 लाख का पर ईयर, ठीक है। इस लेवल पर ईसीजीसी क्या करती है? इस लेवल पर ईसीजीसी कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी, ठीक है ना, देखिए लिखा है ना कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी, कस्टमाइज लिमिट, ये सब क्रिएट करती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ड्यूरिंग अ मंथली रिव्यू, अब एक्सपोर्टर ने लास्ट 2 मंथ की मंथली शिपमेंट डिक्लेरेशन सबमिट ही नहीं की। मंथली रिव्यू में पता चला कि एक्सपोर्टर ने मंथली शिपमेंट डिक्लेरेशन पिछले 2 महीना से सबमिट ही नहीं किया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस ओमिशन का सबसे सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कीवर्ड को पकड़िए। कैसा पॉलिसी है जी? कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी है, मंथली डिक्लेरेशन मिसिंग है, ईसीजीसी का रूल अप्लाई करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कवरेज को 90% से 100% बढ़ा देगी रिस्क को कॉम्पेंसेट करने के लिए। बी कह रहा है कि पॉलिसी को स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कन्वर्ट कर देगी, यानी कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी को स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कवर कर देगी। सी कह रहा है कि ईसीजीसी जो है लायबिलिटी डिनाई करेगी अनडिक्लेयर शिपमेंट के लिए। और डी कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड बिकॉज प्रीमियम इज मोर देन 10 लाख। कितना अच्छा सवाल है दोस्तों, बताइए क्या सही जवाब होगा इसका? बहुत अच्छा सवाल है। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए बड़ा सा एक्सपोर्टर है, लार्ज एक्सपोर्टर, लार्ज स्केल एक्सपोर्टर है, ठीक है। अब कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताइए, फ्री हैंड है या इसका मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताइए, इज इट फ्री हैंड और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सही जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही जवाब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्चुअली ये सिर्फ कस्टमाइज अम्ब्रेला होता है। ये क्या होता है? कस्टमाइज होता है। मतलब कि रूल तो स्ट्रिक्ट रहता ही है। तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर में ना, चूंकि रिपोर्टिंग स्ट्रिक्टेड होती है, एग्जामेशन उनको नहीं मिलता है। दिक्कत यही हुई कि इन्होंने पिछले 2 महीने की रिपोर्टिंग ही नहीं की। इसी को बताना है कि क्या शिप किया, कब शिप किया, कितने वैल्यू का शिप किया, यह सब डिक्लेयर करना पड़ता है ईसीजीसी को। समझे? कौन बताता है? एक्सपोर्टर बताता है। लेकिन शिपमेंट डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है, इसने किया नहीं। तो इस ऑमिशन का सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो दोस्तों ईसीजीसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। इसको याद रखिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है ईसीजीसी का एक अल्टीमेट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। अगर आप शिपमेंट डिक्लेयर नहीं करते तो ईसीजीसी बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा अनडिक्लेयर्ड शिपमेंट होता है वो अनएज्योर्ड होगा, उसमें अनइंश्योर्ड होगा, उस पर कोई आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती है, क्योंकि इसी बोलेगा हमको पता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कह रहा है कि कवरेज 90 से 100% बढ़ा देगा। अरे भाई इसी कभी भी 100% कवरेज देता ही नहीं है, क्योंकि मोरल हजार्ड अवॉइड करने के लिए रिस्क शेयरिंग उसको भी करना है। ये तो होगा नहीं, और बढ़ेगा क्यों, घटेगा। फिर भी कह रहा है कि पॉलिसी को एसीपी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए एसीपी का मतलब जानते हैं ना, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। टर्नओवर आपका 50 लाख से कम हो, सिंपल पॉलिसी स्ट्रक्चर हो, 25 लाख प्रीमियम। आप देखिए ये जो एक्सपोर्टर है ये 25 लाख का प्रीमियम ही भर रहा है, तो क्या वो 50 लाख से टर्नओवर कम हो सकता है? ना भाई, कभी नहीं होगा। तो एससीपी में क्यों घटाएगा? एससीपी के लिए तो मैंने बताया था कि टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए।
यहाँ तो 25 लाख का प्रीमियम ही भर रहा है ये आदमी, ये एक्सपोर्टर। सी कर रहा है कि ईसीसी में डिनाई लायबिलिटी फॉर अनडिक्लेयर्ड शिपमेंट। यहीं पे सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है कि ईसीसी बोलेगा कि तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया, रिस्क रजिस्टर ही नहीं किया, क्लेम का सवाल ही नहीं है, तो ईसीसी जो है लायबिलिटी डिनाई करेगा। एग्जैक्टली सी नंबर करेक्ट है, ये लीगली करेक्ट है इसी केस में। और डी कर है कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिक्लेरेशन बिकॉज प्रीमियम इज मोर देन 10 लाख। देखिए ज्यादा प्रीमियम में आपको एग्जेम्पशन नहीं बल्कि कॉम्प्लायंस है। प्रीमियम ज्यादा भर रहे हैं तो कॉम्प्लायंस ज्यादा बढ़ जाता है जी, आपको छूट नहीं मिलता है। देखिए सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आपका एक्सपोर्टर होगा, जितना बिगर द एक्सपोर्टर, ये रूल को याद रखिएगा, बिगर द एक्सपोर्टर मोर द कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस और तगड़ा हो जाता है उनके लिए, समझे। तो फाइनल आंसर क्या है इसका? फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो करने का मतलब कि मंथली डिक्लेरेशन तो करना ही करना है सभी एक्सपोर्टर को। और कस्टमर ये स्पेसिफिक पॉलिसी जो होती है ना, ये कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ये कस्टमाइज पॉलिसी होती है। अनडिक्लेयर शिपमेंट को अनइंज्योर माना जाएगा और इसी गुड फेथ पर काम करता है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, एक मुंबई बेस्ड एक्सपोर्टर है जिसका नाम दिया गया है एपेक्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 5 लाख डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, पेमेंट 60 दिन बाद आएगा। ठीक है, 5 लाख डॉलर का इसने एक्सपोर्ट किया है, पेमेंट कब आएगा? 60 दिन आएगा, 60 दिन के बाद आएगा शिपमेंट के बाद। अब एक्सपोर्टर का प्लान क्या है कि ऐसा करते हैं कि वियतनाम से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर लोन को रिपे करना है, मतलब पेमेंट टाइम पे आना बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। अब ध्यान से सुनिए, एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम आ जाती है। पहला क्या हुआ कि इंटरनेशनल सैंक्शन लग गया। देखिए कंट्री जेड जो थी ना, कंट्री जेड पे इंटरनेशनल सैंक्शन लग गया। तो क्या हो गया इसके इस कारण से? तो कंप्लीटली फ्रीज ऑन ऑल द डॉलर ट्रांजेक्शन फ्रीज हो गया, पेमेंट बाहर नहीं जा सकता। तो इस कारण से क्या हुआ कि रुपी बढ़ गया, देख सकते हैं आप। इसी पीरियड में आईएनआर स्ट्रांग हो जाती है, देखिए ना, रेट गिर जाता है, स्ट्रांग यही ना हुआ, 83.50 से 81.20 हो जाता है पर डॉलर। ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या कर रहा है? इसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कर रहा है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का सिस्टम। अब देखिए प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम क्या आ गया कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का सिस्टम साइबर अटैक की वजह से डाउन हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ड्यू टू द साइबर अटैक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का सिस्टम डाउन हो जाता है, पेमेंट और डिले हो गया, राइट। लिखा है ना, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द पेमेंट प्रोसेसिंग। अब एक और प्रॉब्लम लिखा है कि यहाँ पे क्लियरिंग ऑफिस, मुंबई में क्लियरिंग एजेंट का ऑफिस स्टाफ स्ट्राइक की वजह से बंद हो जाता है। ठीक है, फोर्स टू शट डाउन। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि पेमेंट फ्रीज हुआ। अब सवाल ये कर रहा है कि बहुत सारा रिस्क फेस कर रहा है। ठीक है, सो विच कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क करेक्टली कैटेगराइज द चैलेंज द कंपनी इज इनकाउंटरिंग। तो जो पेमेंट फ्रीज हुआ, हम लोग पेमेंट फ्रीज की बात कर रहे हैं, जो पेमेंट फ्रीज हुआ सैंक्शन किस तरह का रिस्क है? एक्सचेंज रिस्क है, कंट्री रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है और कंट्री एक्सचेंज रिस्क दोनों है। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले एक एक करके वापस लौटते हैं इस कहानी में। अब बताइए मुझे कि 5 लाख डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, पेमेंट 60 दिन बाद किया है, इनवॉइसिंग डॉलर में है, लिखा गया है ना, इनवॉइसिंग भी जो है डॉलर में है। ठीक है, वियतनाम से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा और डॉलर लोन को रिपे करना है, इसलिए मतलब पेमेंट टाइम पे आना बहुत क्रिटिकल है। अब देखिए कंट्री जेड पर इंटरनेशनल सैंक्शन लग गया, डॉलर ट्रांजेक्शन फ्रीज हो गया, पेमेंट बाहर नहीं जा सकता। ये डिसीजन बायर ने लिया या सरकार ने लिया जी? तो ये डिसीजन ऑब्वियसली सरकार ने लिया होगा। और इस पीरियड में आईएनआर स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, रेट गिर जाता है, तो मतलब कि आपको सेम डॉलर मिलेगा लेकिन रुपया आपको कम मिलेगा। डॉलर उतना ही रहेगा लेकिन रुपया आपको कम मिलेगा, इसीलिए हमारा कंट्री का करेंसी बढ़ गया, मजबूत हो गया। तो एक्सपोर्टर को यहाँ पे लॉस हुआ या गेन हुआ? तो एक्सपोर्टर को लॉस हो गया ना जी, क्योंकि उनको डॉलर में मिलने वाला था पैसा। ठीक है, तो कम डॉलर मिलेगा, सेम डॉलर, सॉरी डॉलर उतना ही मिलेगा लेकिन रुपी कम मिलेंगे, समझे। तो वो क्योंकि मुंबई बेस्ड है ना, तो इनको रुपी कम मिलेगा एक्सपोर्टर को, डॉलर तो उतना का उतना ही आएगा लेकिन रुपया कम मिलेगा क्योंकि रेट घट गया है।
समझे। और फिर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का सिस्टम साइबर अटैक की वजह से डाउन हो जाता है, पेमेंट और डिले हो गया। तो ये बताइए, ये जो हमारा सिस्टम फेलियर वाला केस है, ये कैसा केस है? इज इट ऑपरेशनल रिस्क और इज इट कंट्री रिस्क? कैसा रिस्क है जी? तो इसी को कहा जाता है ऑपरेशनल रिस्क। और इंडियन क्लियरिंग एजेंट वाला प्रॉब्लम, मतलब मुंबई में क्लियरिंग एजेंट का ऑफिस स्ट्राइक की वजह से बंद हो गया, यह भी एक्सपोर्टर का काम इम्पैक्ट करता है। तो जो पेमेंट फ्रीज हुआ है सैमसंग का, वो कैसा रिस्क है? तो दोस्तों ऑप्शन दे दिया हुआ है कि एक्सचेंज रिस्क है। तो एक्सचेंज रिस्क गलत है, क्योंकि देखिए पहले आप रिस्क को समझ लीजिए। कंट्री रिस्क क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक्शन ट्रेड या पेमेंट को रोके, उसको कंट्री रिस्क बोलते हैं। ठीक है। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? कि करेंसी रेट चेंज हो जाए और एक्सपोर्टर को रुपया लॉस हो, तो एक्सचेंज रिस्क होता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है एक्सचेंज रिस्क। देखिए गलत है, क्योंकि करेंसी लॉस को तो इफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम का रीजन नहीं है। रूट कॉज है सैंक्शन। पेमेंट फ्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सैंक्शन लगाया। तो ये गलत है। बी कर रहा है कि कंट्री रिस्क ओनली। हाफ करेक्ट है, हाफ डेंजरस है। देखिए सैमसंग तो कंट्री रिस्क है, मानते हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि सैमसंग स्टेम फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड डोमेस्टिक टेंशन। नहीं, एक्चुअली सैमसंग एक कंट्री रिस्क होता है दोस्तों। लेकिन एग्जाम में जब मेजरेबल फॉरेक्स लॉस दिया है, तो एक्सचेंज रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फॉरेक्स लॉस भी तो इनको हो रहा है। सी कर रहा है ऑपरेशनल रिस्क। देखिए सिस्टम फेलियर है, पर वो सेकेंडरी इशू है। अगर सैमसंग ही नहीं होता, पेमेंट रुकती ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो केस है ना, ये हमारा जो केस है पेमेंट फ्रीज वाला, इसमें दोनों रिस्क है, कंट्री रिस्क भी है, एक्सचेंज रिस्क भी है। क्योंकि सरकार ने सैंक्शन लगाया तो कंट्री रिस्क हो गया, और रुपी अप्रिसिएट हुआ तो एक्सचेंज रिस्क हो गया, क्योंकि रुपी भी तो अप्रिसिएट हो रहा है। सेम डॉलर मिलेगा आपको एक्सपोर्टर को, लेकिन रुपया कम मिलेगा, तो इसको लॉस ही तो हो रहा है। तो रुपी रुपी रिस्क है यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये याद रहेगा। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। तो सैमसंग या पेमेंट फ्रीज होगा तो कंट्री रिस्क होगा। ठीक है, प्लीज ये सब कीवर्ड को याद रखिएगा। जब भी आपका सैमसंग वर्ड दिखे, ठीक है, या जब भी आपका पेमेंट फ्रीज हो जाए, तो वहां पे कौन सा रिस्क होता है? वहां पे होता है हमारा कंट्री रिस्क। रुपी मान लीजिए आपका अप्रिसिएट करे, समझे, तो वहां पे होता है हमारा एक्सचेंज रिस्क। सिस्टम फेलियर हो, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब वर्ड को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है। तो ये जो सवाल है दोस्तों, डेफिनेशन या रटा का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन रिस्क को आइडेंटिफाई करने का है और रूट कॉज एनालाइज करने का है। तो एक पुणे बेस्ड एक्सपोर्टर है, इसका नाम रख लिखा है इन्होंने जेनिथ एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये फर्स्ट एवर ऑर्डर मिला है इनको। कितने का ऑर्डर मिला है जी? $7.5 लाख का ऑर्डर मिला है केनिया का बायर से। ठीक है, अटलास इंजीनियरिंग। पेमेंट टर्म यही है कि 30% एडवांस मिलेगा, 70% मिलेगा अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर शिपमेंट का डेडलाइन था 45 दिन का, 45 डेज का डेडलाइन था। जेनिथ क्या करता है? प्रोडक्शन ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में ब्रेकडाउन आ गया। स्टाफ शॉर्टेज था, लिखा है ना, स्टाफ शॉर्टेज था, एक्यूट कंटेनर शॉर्टेज, फिर पोर्ट स्ट्राइक हुआ, 12 दिन का लेट शिपमेंट हुआ। यहाँ दिखा लिखा है ना, 12 दिन का लेट शिपमेंट हुआ स्टाफ शॉर्टेज के कारण। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि शिपिंग में ड्रामा शुरू हो गया, रूट चेंज कर दिया। ठीक है, पहले डरबन पोर्ट से जाने वाला था, डरबन पोर्ट से जाएगा इंस्टेड ऑफ द मुंबासा रूट। डरबन पोर्ट पे स्ट्राइक चलने लगा, कंटेनर शॉर्टेज हुआ, 18 दिन और डिले बढ़ गया। ठीक है, इम्प्रॉपर लेसिंग से कुछ डैमेज भी आ गई। अब गुड्स फाइनली पहुंच जाता है, बायर क्या बोलता है कि अरे इसमें तो माइनर टेक्निकल डेविएशन है, और बोलता है कि 15% प्राइस कम करो। पेमेंट, इस कारण से पेमेंट और डिले हो गया, और इंपोर्टर को ब्लेम करता है, एक्सपोर्टर को ब्लेम करता है कि तुमने डिलीवरी लेट किया। ठीक है, अब सवाल ये कर रहा है कि ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो बायर प्लस शिपिंग रिस्क है। बी कर रहा है कि बायर, सेलर और शिपिंग रिस्क तीनों है। सी कर रहा है केवल बायर रिस्क है। और डी कर रहा है कि रिस्क कम है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। क्या लगता है जी? पहले बताइए कि पहले ऑर्डर में रिस्क ज्यादा होता है या कम होता है? तो दोस्तों रिस्क बहुत हाई होता है। जेनिथ ने क्या किया? प्रोडक्शन ब्रेकडाउन हो गया। शिपमेंट डेडलाइन था 45 दिन, प्रोडक्शन डेडलाइन,
स्टाफ शॉर्टेज 12 दिन और लेट हो गया। यह डिले जो हुआ किसकी वजह से हुआ? ये जो पहला डिले हो रहा है, ये वाला जो डिले हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? सेलर के कारण या बायर के कारण? तो ये सेलर के कारण हो रहा है दोस्तों। जब भी सेलर के कारण डिले होगा तो उसको सेलर रिस्क बोलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, शिपमेंट में ड्रामा शुरू। शिपमेंट में ड्रामा शुरू हो गया, रूट चेंज हो गया, डरबन पोर्ट पे स्ट्राइक हो गया, कंटेनर शॉर्टेज है, 18 दिन और डिले हो गया। तो ये जो डिले है ये किस कारण से है? इसको बोलते हैं शिपिंग रिस्क। क्या बोलते हैं? शिपिंग रिस्क। और तीसरा जो बायर वाला केस है, टेक्निकल डेविएशन, 15% प्राइस रिडक्शन डिमांड किया, पेमेंट डिले हुआ। तो ये जो बायर गुड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कौन सा रिस्क है? तो ये बायर रिस्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर क्या होगा। तो बायर रिस्क क्या है? बायर रिस्क मतलब कि बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पेमेंट डिले हो रहा है, प्राइस रीनेगोशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो बायर का मतलब यही होता है। बायर रिस्क का मतलब समझिएगा, जब भी आपको बायर रिस्क पहचानना हो तो ये सब वर्ड आपको दिख जाएगा। क्या दिखेगा जी? कि देखो, नॉन एक्सेप्टेंस, बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोल रहा है कि इसमें टेक्निकल डेविएशन है। नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने लेट शिपमेंट किया है। और प्लस क्रेडिट रिस्क, ये बायर रिस्क होता है। सेलर रिस्क क्या होता है? कि सेलर रिस्क होता है कि जो हमारा सेलर है उसने 12 दिन लेट पेमेंट किया, लेट शिपमेंट किया, कंट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो सेलर रिस्क में हमारा डिले आता है, प्लस पुअर क्वालिटी आएगा। यदि मान लो क्वालिटी पुअर है, वो भी डिले, वो भी हमारा सेलर रिस्क में आता है, प्लस नॉन शिपमेंट आता है। शिपिंग रिस्क में लॉजिस्टिक में जो गड़बड़ होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ही क्या कर रहा है कि बायर प्लस शिपिंग रिस्क है केवल? नहीं दोस्तों, सेलर की डिले को इग्नोर नहीं कर सकते ना। बी कर रहा है तीनों है एग्जैक्टली। यहाँ पे बायर रिस्क भी है, सेलर रिस्क भी है, शिपिंग रिस्क भी है। सी कर रहा है कि केवल बायर रिस्क है, बहुत ही नैरो है ये। और डी कर रहा है कि रिस्क घटेगा ट्रस्ट बढ़ेगा। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ ही नहीं अभी। पहला ट्रांजेक्शन हमेशा हाईएस्ट रिस्क होता है, तो बी नंबर सही है यहाँ पे। तो दोस्तों एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बायर डिले या रिफ्यूजल बायर रिस्क होता है, एक्सपोर्टर डिले जो होता है सेलर रिस्क होता है, पोर्ट स्ट्राइक या डैमेज शिपिंग रिस्क होता है, पहला ट्रांजेक्शन हमेशा हाई रिस्क होता है। याद रहेगा ना जी? ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, आइए समझते हैं। इसमें क्या बता रहा है आपसे कि देखिए, हम लोग हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट का कवरेज है हमारे सिलेबस का, वो भी केस स्टडी फॉर्मेट में, ताकि कहानी के माध्यम से चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल है। और सवाल ये कि देखो, एक पुणे बेस्ड एक्सपोर्टर है, इसका नाम दिया है भारत एक्जिम लिमिटेड। भारत एक्जिम लिमिटेड एक एक्सपोर्टर है पुणे का। ठीक है, ये प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोसेस फूड इसने एक्सपोर्ट किया किसे? सिंगल मेजर बायर है, इसका नाम है फ्रेश फूड आईएनसी। यूएई में है। कहाँ पे है जी? यूएई में है। फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम यहीं से क्रेडिट निकलेगा। क्रेडिट पीरियड कितना है जी? 90 दिन का क्रेडिट पीरियड है। रिलेशनशिप कितने साल का है? 3 साल का है। एनुअल टर्नओवर कितना है? 8 करोड़ का है। ठीक है, तो यूएई में इकोनॉमिक वोलेटिलिटी चल रही है, लिखा ना, ड्यू टू वोलेटाइल इकोनॉमिक सिचुएशन इन द यूएई। एक्सपोर्टर को डर है कहीं पेमेंट डिले ना हो जाए, कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए। ठीक है, अब सवाल ये कर रहा है कि कौन सा ईसीसी पॉलिसी इस एक्सपोर्ट के लिए सबसे सुटेबल है। विच ईसीसी पॉलिसी इज मोर सुटेबल फॉर द एक्सपोर्ट? स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल रिस्क ओनली पॉलिसी। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए समझते हैं इसको। तो दोस्तों ये बताइए कि ये जो फैक्ट है, क्रेडिट पीरियड 90 दिन का, 3 साल का अच्छा रिलेशनशिप, एक्चुअल टर्नओवर 8 करोड़ का, एनुअल टर्नओवर, बोलिए सिंगल बायर है या मल्टीपल बायर है? तो देखने से लग रहा है कि बायर हमारा सिंगल है, यहाँ पे लिखा भी है सिंगल बायर। यूएई में इकोनॉमिक वोलेटिलिटी चल रही है, एक्सपोर्टर को डर है पेमेंट मिलने का और डिफॉल्ट होने का। तो बताइए ये रिस्क जो है बायर से रिलेटेड है या कंट्री से रिलेटेड है? सॉरी फ्रेंड्स, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। बायर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी कंट्री से रिलेटेड है, ऑप्शन सी बोथ। बोलिए कि एक्सपोर्टर को डर है पेमेंट नहीं होगा, डिले होगा, डिफॉल्ट होने का चांस है। तो ये रिस्क बायर का रिस्क है या कंट्री का रिस्क है? तो दोस्तों ये दोनों का रिस्क है। ठीक है, दोनों का रिस्क है। तो कौन सा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिसी बेस्ट होगा एक्सपोर्टर को?
तो सबसे पहले बीपीएसटी की बात करते हैं। ये जो स्पेसिफिक बायर पॉलिसी है ना, लेट्स टॉक अबाउट द बीपीएसटी। देखिए नाम ही सब कुछ बोल देता है। बीपीएसटी मतलब कि स्पेसिफिक बायर पॉलिसी। तो स्पेसिफिक बायर का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर बायर होगा, और एसटी मतलब कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब 90 दिन है। तो बीपीएसटी कब बेस्ड होता है कि देखो सिंगल या लिमिटेड बायर हो, क्रेडिट पीरियड 180 दिन तक का हो, रेगुलर शिपमेंट हो, मीडियम साइज एक्सपोर्टर हो। यहाँ पे भारत एग्जिम तो परफेक्टली फिट होता है, और 90 दिन हमारा शॉर्ट टर्म है। तो दोस्तों इसीलिए ये तो फिट हो ही रहा है। फिर बी का रहा है कि बायर एक्सपोर्टर पॉलिसी। देखिए बायर एक्सपोजर थोड़ा सा अलग है। इसका यूज कब होता है कि जब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होता है, मल्टीपल बायर्स होते हैं, या एक ही बायर में बहुत ह्यूज एक्सपोजर है। या तो मल्टीपल बायर हो, या एक ही बायर का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो। जनरली जब एक्सपोजर 25 से लेके 50 करोड़ के ऊपर होता है, इससे भी ज्यादा होता है, तब होता है। यहाँ कितना का एक्सपोजर है? 8 करोड़ का एक्सपोजर है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ए सही है, बी गलत है। सी का रहा है कि कॉमेडिकल एंड पॉलिटिकल रिस्क, ये पॉलिसी का नाम ही नहीं है, ये कवरेज टाइप होता है। ठीक है, एग्जाम ट्रैप है। डी भी गलत है, ये भी हमारा कवरेज टाइप है। तो अब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब सिंगल बायर हो और शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो तो बीपीएसटी बेस्ड होता है। मल्टीपल बायर हो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो, तो बायर एक्सपोजर पॉलिसी लगता है। पॉलिसी का नाम वर्सेस रिस्क कवरेज कंफ्यूज करता है, प्लीज इसको याद रखेंगे। आज का लास्ट सवाल देखते हैं आज के सेशन का। क्या कह रहा है दोस्तों, यहां समझिए कि बैंक और एक्सपोर्टर दोनों एंगल से ये क्वेश्चन है। देखिए एक एमएसएमई एक्सपोर्टर है, क्या है जी? एक एमएसएमई एक्सपोर्टर है, हैंडमेड वूल डेकोर आइटम एक्सपोर्ट करता है। देखिए लिखा है ना, हैंडमेड वुड एंड डेकोर आइटम एक्सपोर्ट करता है यूएसए और यूरोप को। एक्सपोर्ट ऑर्डर का वैल्यू है 60 लाख का। ठीक है, एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब ये एक्सपोर्टर एसएमई कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है एमएसएमईडी एक्ट में। अब बैंक के फाइनेंस पार्ट को देखिए। एक्सपोर्ट पूरा करने के लिए पैसा चाहिए था, बैंक ने उसको पैकिंग क्रेडिट दिया। कितने का दिया? 40 लाख का दिया। ठीक है, पैकिंग क्रेडिट समझते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक का रिस्क कवर। तो बैंक जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक ईसीजीसी के पास गई, तो उसने लिया ईसीजीसी का पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। ठीक है, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक को प्रोटेक्ट करता है। अब एक्सपोर्टर साइड का कवर देखते हैं। एबीसी एंड हैंडीक्राफ्ट ने लिया माइक्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब इसने भी है ईसीजीसी का पॉलिसी लिया, ईसीजीसी का माइक्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी लिया। ठीक है, प्रॉब्लम ये आया कि एबीसी हैंडीक्राफ्ट पैकिंग क्रेडिट रिपे नहीं कर पाया। उसने उसने क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन था, वो रिपे नहीं कर पाया पैकिंग क्रेडिट को। ठीक है, और और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक शिपमेंट था 15 लाख का, वो जहाज में खो गया। ठीक है, समुद्र में लॉस्ट हो गया, और उसने क्लेम क्लेम फाइल की दोनों पॉलिसी के अंदर, इसी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि बिफोर यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि एबीसी हैंडीक्राफ्ट अवेल्ड अ पैकिंग क्रेडिट द बैंक टू। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कर रहा है कि एमईपी में एबीसी को 95% रिस्क कवर मिलेगा 18 महीना के लिए, और प्लस पीसी इंश्योरेंस जो है वो 6 महीने के लिए मिलेगा पैकिंग क्रेडिट। बी कर रहा है कि पीसी इंश्योरेंस 4 महीने का रूल है, और एमईपी 90% कवर मिलता है 12 महीने के लिए। सी कह रहा है कि देखो एमईपी कवर बैंक रिस्क, एमईपी जो है बैंक के क्रेडिट रिस्क को कवर कर देगा। और डी कह रहा है कि दोनों पॉलिसी में 100% कवर है और इंश्योरेंस 6 महीने के लिए है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा एमईपी और इससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये बताइए कि पैकिंग क्रेडिट जो 40 लाख का दिया था क्यों लिया था? तो पैकिंग क्रेडिट रॉ मटेरियल के लिए देता है बैंक, लेबर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो पैकिंग क्रेडिट होता है ये प्री शिपमेंट होता है। क्या होता है ये? प्री शिपमेंट होता है। ठीक है, अब बैंक बोलेगा कि भाई मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए बैंक ने क्या ले लिया? ईसीजीसी पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, तो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक को प्रोटेक्ट करता है, एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपोर्टर ने भी एक एक कवर ले लिया, इसका नाम रखा है इन्होंने एमईपी। एमईपी मतलब एमईपी के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, केवल एमएसएमई ही ले सकते हैं।
और कवरेज जो होता है वो 90% का होता है। ड्यूरेशन जो होता है वो 12 मंथ का होता है। और जो रिस्क होता है इसमें, ये फॉरेन बायर का नॉन पेमेंट रिस्क है। फॉरेन बायर नॉन पेमेंट, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो दोस्तों एमईपी जो है फिजिकल रिस्क कवर करता है या पेमेंट रिस्क कवर करता है? की पॉइंट मैंने बता दिया, केवल एमएसएमई ले सकता है, 90% का कवर होता है, 12 महीना के लिए होता है। रिस्क फॉरेन बायर या का नॉन पेमेंट है, कि क्या पता बायर नॉन पेमेंट करे तो फिर इसको कवर कर देगा। तो दोस्तों ये पेमेंट वाला कवर करता है, राइट। अब बैंक साइड का प्रॉब्लम तो समझ ही गए कि अब एबीसी हैंडीक्राफ्ट बैंकिंग क्रेडिट रिपे नहीं कर पा रहा है। बैंक बोलेगा कि ईसीजीसी भाई क्लेम चाहिए। ईसीजीसी तब पे करेगा जब एक्सपोर्टर ड्यू डेट 4 महीना बाद भी रिपे ना करे। ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक ने ले रखा है, अब बैंक जाएगा ईसीजीसी के पास, अरे ईसीजीसी दे दो पैसा। अब वो दे नहीं रहा है मुझे, तो ईसीजीसी बोलेगा कि ठीक है 4 महीना रुक जाओ, 4 महीना वेट करो, यदि तभी पैसा नहीं आता तब हम देखते हैं कुछ। फिर बी कह रहा है कि एक एक्सपोर्टर जो था, एक्सपोर्ट था 15 लाख का,